जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है लेबर रिफॉर्म्स इन इंडिया। अभी क्या है ना, गवर्नमेंट ने चार चार लेबर कोड्स को नोटिफाई किया है। ठीक है, तो हमें देखेंगे कि लेबर रिफॉर्म को किस तरह से कोडिफाई किया है वो हम देखेंगे। क्या ये जो लेबर रिफॉर्म हो रहे हैं इनसे क्या वर्कर्स है उनको प्रोटेक्शन मिल रही नहीं मिल रही वो भी हम देखेंगे। और पहली बार गवर्नमेंट गिग वर्कर्स को भी रिकॉग्नाइज कर रही है और उनको भी इन्होंने लेबर कोड में जगह दी है। चलो अच्छी बात है। गिग वर्कर मतलब क्या होते हैं, जैसे ओला के लड़के होते हैं ना, ओला वगैरह, उबर के, फ्लिपकार्ट में जो डिलीवरी देते हैं वो वाले लड़के। ठीक है, बात समझा के हम पहले कंटेक्स्ट देखते हैं कि क्या हुआ एक्चुअली में। गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 22 नवंबर 2025 को, मतलब अभी इन्होंने 4 लेबर कोड्स को नोटिफाई किया है। ठीक है, और पहले क्या होता था ना कि लेबर जो कोड्स वगैरह थे, लेबर लॉ थे ना, वो टोटल कितने थे, 29 थे। ठीक है ना, जैसे कि ट्रेड यूनियन का कोई अलग होगा, इंश्योरेंस देने का कोई अलग होगा। ठीक है, इंश्योरेंस किसको मिलता था भाई, वर्कर को इंश्योरेंस मिलता था। जो कि अगर कोई कंपनी का मालिक है ना, वो सारे के सारे वर्कर को हेल्थ इंश्योरेंस देता था। किसके द्वारा देता था, ESIC के अंदर, मतलब कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर में हर जने को हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था, लाइफ इंश्योरेंस मिलता था। तो इसके लिए अलग कानून था। अगर किसको पेंशन मिलेगी तो अलग कानून है, और अगर कोई स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए अलग कानून है। मतलब कि टोटल मिलाकर ये 29 कानून थे। तो जो लॉयर कम्युनिटी थी ना, वो खुद परेशान थी। वो खुद परेशान थी कि सर ये 29 को आप हटाइए और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। इवन कोर्ट्स भी परेशान रहती थी कि सर इतने सारे कानून, हम भी परेशान होते हैं कि एक चीज़ यहाँ लिखी है, एक चीज़ यहाँ लिखी है, एक चीज़ यहाँ लिखी है। हमें खुद को ही समझ में नहीं आता कि कहाँ पे हम केसेस वगैरह किस तरह फाइल करें। तो गवर्नमेंट ने बहुत बेटर किया कि हमारे इन 29 लॉ को हटा करके नॉर्मल 4 लेबर कोड्स बना दिए। हम उन चारों को पढ़ते हैं यहाँ पे। मतलब पहले 29 लेबर्स लॉ थे और अब 4 नए सिंपल रूल्स बना दिए। ठीक है, 4 सिंपल लॉ बना दिए, 4 सिंपल कोड बना दिए लेबर के। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये चारों लेबर कोड क्या, हम उनको एक बार फटाफट पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए सब कुछ। पहला कोड है वो है कोड ऑन वेजेस, तनख्वाह पे। ये क्या कवर करेगा, मिनिमम वेजेस, कि एक व्यक्ति को इससे कम तनख्वाह तो मिल ही नहीं सकती है। अगर उससे कम तनख्वाह देंगे इसका मतलब कि जो ओनर है ना, जो फैक्ट्री का मालिक है, वो जेल जाएगा। सेकंड, बोनसेस वगैरह, कि दीपावली पे कितना बोनस मिलना चाहिए, नए साल पे कितना बोनस मिलना चाहिए, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है लेबर कोड्स ऑन वेजेस के अंदर में। ये 4 लेबर कोड्स का पहला कोड है। ठीक है, और क्या करेगा कि वर्कर्स को सैलरी कैसे मिलेगी भाई, कैश में मिलेगी, चेक से मिलेगी, बैंक में ट्रांसफर की कैसे होगी, वो सब कुछ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सिंपल बात क्या है यहाँ पे कि सब जगह एक बेसिक फ्लोर वेज फिक्स की गई है, मतलब कि मिनिमम सैलरी को फिक्स कर दिया है। और अगर कोई भी जो कंपनी का मालिक है ना, उस वो इस मिनिमम सैलरी से कम किसी को देगा नहीं अपने वर्कर को। कोई ओनर है, जैसे TCS है, गवर्नमेंट ने कह दिया भाई कि इससे मिनिमम सैलरी नहीं दे सकते हो, तो हाँ, TCS का मालिक इससे कम सैलरी नहीं दे सकता। या फिर आपके गांव में कोई छोटी फैक्ट्री है ना, वो भी नहीं दे सकता है। अगर दी इससे कम सैलरी तो सीधा जेल जाएंगे मालिक। ठीक है, बात समझ आ गई। एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, बिहार में, यूपी में, तमिलनाडु में अलग अलग मिनिमम वेजेस होती थी। भाई कि तमिलनाडु कहता था कि हमारे 20,000 से सैलरी कम नहीं हो सकती, बिहार वाले कहते थे कि नहीं, मिनिमम 10,000 सैलरी दोगे। तो ये तो अलग अलग सैलरी होगी ना, एक नेशन में अलग अलग सैलरी, मिनिमम सैलरी तो गलत है। तो इस गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे, एक नेशनल बेस लेवल को मैंडेटरी कर देंगे। ठीक है, तो हर एक स्टेट में अब मिनिमम एक सर्टेन सैलरी से कम नहीं दे सकते। वो क्या होगा, हम जैसे आगे आगे आर्टिकल्स आएंगे हम और पढ़ते जाएंगे। और क्या होगा, सेकंड वाला कोड, क्या, सेकंड वाला जो इसका कोड है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। रिलेशन किसके बीच में, इंडस्ट्री में रिलेशन का कोड, रिलेशन किस में होगा, मालिक में और वर्कर में। ठीक है, ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है, ट्रेड यूनियन को। मतलब कि जितने भी वर्कर होते हैं ना, वो अपना यूनियन बना लेते हैं कि भाई उनको बोनस नहीं मिला है तो वो यूनियन बना ले, और उन्होंने लास्ट में स्ट्राइक कर दी। क्या वो स्ट्राइक करना लीगल है, बिल्कुल लीगल है, कोई दिक्कत नहीं होती। ले ऑफ के लिए भाई, TCS वगैरह ले ऑफ करते हैं नहीं करते, अपने नौकरी से हटाते नहीं हटाते, वो हटाने के लिए ये सारे के सारे लेबर रिलेशन कोड में, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। और एक डिस्प्यूट में, डिस्प्यूट किसके बीच में होगा, मालिक में और वर्कर में। ठीक है, तो अगर जैसे कि स्ट्राइक कर दी है, ठीक है, अगर जैसे TCS में लोगों ने स्ट्राइक कर दी, इन्फोसिस में स्ट्राइक कर दी, और इन्फोसिस क्या बनाता है, हमारे इनकम टैक्स का जो भी प्लेटफॉर्म है ना, जो इसकी वेबसाइट है ना इनकम टैक्स की, वो इन्फोसिस ही बनाता है। मान लेते हैं कि अगर इन्फोसिस के लोग भाग जितने सबने स्ट्राइक कर दी कि हम तो आज के बाद काम करेंगे नहीं, अब धरना देने बैठ गए वो, तो क्या इनकम टैक्स की वेबसाइट चलेगी, क्या नहीं चलेगी ना। तो भाई इनकी स्ट्राइक को जल्दी ख़त्म करवानी पड़ेगी, ख़त्म करवानी पड़ेगी। तो पहले क्या होता था ना कि इन्फोसिस का मालिक सुप्रीम कोर्ट चला जाता था, हाई कोर्ट चला जाता था कि सर हमारे यहाँ पे स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक बंद करो।
और ये मालिक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक नया फीचर आया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में। अब क्या होगा, स्पेशल 2 मेंबर के एक ट्रिब्यूनल बनेगा जो ये डिसीजन जल्दी ले लेगा। जैसे कि अगर किसी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, इन्फोसिस में स्ट्राइक हो गई है, तो इनकम टैक्स की वेबसाइट नहीं चल रही है, क्योंकि इनकम टैक्स की वेबसाइट का ठेका सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस के पास है। तो फैक्ट्री में अगर स्ट्राइक हुई है तो पहले जो केस वो सालों तक चलते रहते थे। इससे कंपनी का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। अब क्या होगा कि 2 मेंबर का एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनेगा जो कि फास्ट सॉल्यूशन देगा। तो ये तो अच्छी बात है, बात समझ में आ गई। एक क्या होगा, सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया एक, मतलब कि ये क्या क्या कवर करेगा, ईपीएफ कवर करेगा, मतलब कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कि रिटायरमेंट जो पैसा मिलता है ना, वो वाली चीज़ यहाँ कवर हो जाएगी सीधी सोशल सिक्योरिटी में। सेकंड क्या होगा, इसिक। इसिक मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब कि जैसे ही आप फैक्ट्री में काम करते हो ना, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, वो किसके तहत मिलता है, इस वाले लोग के हिसाब से मिलता है, और ये अब सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर आएगा। और क्या होगा, मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा लेडीज़ वगैरह को, ठीक है, और आजकल जेंट्स को भी मिलता है, ठीक है, और माइग्रेंट वर्कर को यहाँ पे हेल्प मिलेगी, ठीक है, और गिग वर्कर को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया पहली बार। जैसे कि जोमेटो, ओला, स्विगी, इनमें लड़के काम करते हैं ना, उनकी भी सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, और पहली बार को रिकॉग्निशन मिला है इंडियन लॉ के अंदर में। एग्जाम्पल क्या है, जैसे जोमेटो का कोई डिलीवरी बॉय है, इसको भी अब पेंशन, इंश्योरेंस जैसी स्कीम्स मिल सकती है, ठीक है। अभी मिलती क्या, अभी नहीं मिलती है, क्यों, क्योंकि ओला के और जोमेटो के जो लड़के होते हैं ना, तो जोमेटो क्या बोलता है कि ये हमारे यहाँ पे वर्कर है ही नहीं, मैं इसको वर्कर मानता ही नहीं हूँ, ये हमारा काम थोड़ी करता है, ये तो बस सामान डिलीवरी कराता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ गिग वर्कर है, इसको मैं अपना फुल टाइम वर्कर नहीं मानूंगा। फुल टाइम वर्कर नहीं मानूंगा तो ना इसको मैं पीएफ दूंगा, ना मैं इसको कोई इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी नहीं कराऊंगा इसको तो मैं। चलो ठीक, लेकिन अब इस शायद मिल सकता है। एक नया कोड बनाया है, तो 3 कोड समझ में आया। पहला कोड क्या था, वेजेस वाला कोड, जिसमें मिनिमम वेजेस वगैरह डिसाइड होगी। एक इंडस्ट्रियल रिलेशन, रिलेशन किसमें, मालिक और वर्कर में, कैसा रिलेशन होगा भाई, कोई स्ट्राइक कर दी वगैरह वो वाला कोड। एक सोशल सिक्योरिटी कोड, और एक क्या कोड होगा, OSHWC, मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन वाला कोड। चलो सिंपल है, याद हो जाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे। ये क्या कवर करेगा, हमारा वर्क प्लेस की सेफ्टी को, सही बात है कि वुमेन वगैरह को सेफ्टी फील हो वहाँ पे। अच्छा, वुमेन की सेफ्टी वर्क प्लेस के लिए कौन सा जजमेंट आया था, विशा का जजमेंट आया था, याद है ना, थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया बस एक बार। क्लीन टॉयलेट्स मिलेंगे, ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, मतलब कि आपको वो कैन वगैरह मिल जाएगी पानी पीने के लिए। अभी क्या होता है ना, टूटी से मिलता है, ऐसा नहीं होगा, एक ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा अच्छे से। वर्किंग आवर्स डिसाइड होंगे यहाँ पे कि हाँ, कि अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करोगे तो भाई आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। नाइट शिफ्ट डिसाइड होगी कि भाई कितने समय से कितने बजे तक नाइट शिफ्ट होगी, और उसका क्या सैलरी मिलेगी, सब कुछ वहाँ पे लिखा होगा। वेंटिलेशन होगा, सही बात है। अब फैक्ट्रियों में बहुत बार क्या होता है, वेंटिलेशन मतलब हवा ही क्रॉस नहीं होती है, लोग बाग को इतनी गर्मी लगती है, बेचारे वो परेशान होकर वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। अब वेंटिलेशन पूरा होगा। डेंजरस मशीन का ढंग से कंट्रोल होगा। देखो अभी डेंजरस मशीन क्या होती है पहले समझते हैं। जैसे कि भाई स्टील की कोई फैक्ट्री है, ठीक है ना, वहाँ पे तो गरम गरम जो लोहे, आपने देखोगे ना वो वीडियोस में, वो एक लड़का होता है, वो लोहे की वो सरिया होता है, उसको पकड़ के ऐसे घुमा के से डाल देता है, आपने देखा है वो बहुत बार, मैंने भी देखा, सबने देखा है वाला वीडियो, है ना। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे डेंजरस मशीन, जहाँ पर ये गरम गरम सरिये को इधर से इधर मूव किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर चाइल्ड और वुमेन को काम नहीं करा सकती फैक्ट्री वगैरह, लेकिन हम तो कहते हैं कि भाई कि वुमेन को इक्वल जॉब मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, डेंजरस मशीनों में का कंट्रोल इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर वुमेन को और चिल्ड्रन को काम नहीं करा सकते, ठीक है, बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल, अनसेफ फैक्ट्री मशीन होगी तो कंपनी को एक स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट वगैरह डिसाइड करेगी। बात समझ में आ गया कि रिफॉर्म क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म आए, वर्कर्स के लिए क्या क्या रिफॉर्म आए यहाँ पे। फर्स्ट, इक्वल पे आए यहाँ पे, मतलब मैन हो वुमेन इनको इक्वल पे मिलेगा, बढ़िया बात है ये तो। बेटर सेफ्टी मिलेगी वुमेंस वगैरह को और मेंस वगैरह को भी, क्यों, अब जो डेंजरस मशीन है उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह आ जाएंगे। सेकंड क्या, थर्ड क्या होगा, फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा 40+ एजेस वाले को, ये एनुअली कंपलसरी हो गया, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब कि आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आपकी एज 40+ है, तो आपको एनुअली हेल्थ चेकअप मिलेगा। ये तो बढ़िया है, मेरे को पता लग जाएगा मेरा बीपी वगैरह तो नहीं बढ़ रहा, मेरा शुगर लेवल कैसा है, और ये फ्री होगा, जो फैक्ट्री पेमेंट करेगी इसका। ये क्या होगा, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। सोशल सिक्योरिटी मतलब वही इंश्योरेंस वगैरह हो गया है, और पीएफ वगैरह हो गया है, एलआईसी वगैरह हो गया, सब कुछ वो कंपनी वगैरह करा के देगी, ये वर्कर को बेनिफिट हो रहा है। और क्या होगा, वुमेन नाइट शिफ्ट में अलाउड होगी, बट उनको सेफ्टी देनी पड़ेगी। ये सेफ्टी कौन देगा, ये सेफ्टी कंपनी वाला खुद देगा। जैसे कि वो कोई एक वो कार वगैरह को हायर कर लेगा ताकि वुमेन वगैरह उसमें आराम से आ जा सके रात के टाइम पे।
ठीक है। गिग वर्कर के लिए क्या हो गया कि पहली बार कानून में रिकॉग्निशन मिली है, पहली बार किसी गिग वर्कर का नाम है किसी भी इंडियन कानून में यहाँ पे, बढ़िया चीज़ है। और इनको भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स मिलेगी, मतलब इनको भी अब इंश्योरेंस वगैरह पीएफ वगैरह वो मिल सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयर के लिए क्या बेटर हुआ, या वर्कर समझ में आया, गिग वर्कर समझ में आया। अब एम्प्लॉयर के देखते कि उनके लिए क्या बेहतर हुआ यहाँ पे। एक तो फिक्स्ड टर्म जॉब अब अलाउ हुई है। फिक्स टर्म जॉब मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अब जो मालिक है ना वो लोगों से काम कर सकता है, फिक्स टर्म वाली जॉब, ठीक है। अभी तो गवर्नमेंट में होती है, पर गवर्नमेंट में होती नहीं थी फिक्स टर्म वाली, आपने देखा होगा ना, ये जैसे पंचायत समिति वगैरह में फिक्स टर्म पे ही भर्ती निकलती है, वैसे अब कोई प्राइवेट कंपनी भी फिक्स टर्म जॉब भी करवा सकती है। पहले भी करा सकती थी, लेकिन पहले कानून वगैरह बहुत डिफिकल्ट थे, इसलिए सब अवॉइड कर देते हैं। पेपर वर्क क्या होगा, 90% कम हो गया है, मतलब कि यहाँ साइन करो, ये मालिक के लिए, ठीक है ना। अगर किसको अपनी नई दुकान डालनी है या फिर नई फैक्ट्री डालनी है तो पेपर वर्क में परेशान हो जाता। एसडीएम साहब कहते भाई यहाँ से साइन लाओ, वहाँ से साइन लाओ, उस रजिस्टर के पास साइन लेके आओ, ऐसा नहीं होगा। 90% अब पेपर वर्क कम हो गया, सब ऑनलाइन काम होगा। एक ही लाइसेंस मिलेगा और एक ही रिटर्न करना पड़ेगा। पहले जीएसटी रिटर्न करो, कॉर्पोरेट का रिटर्न करो, इनकम टैक्स का रिटर्न करो, ये सब नहीं, एक ही रिटर्न करना है और एक ही लाइसेंस होगा, ठीक है। इंस्पेक्टर हैरेसमेंट अब कम होगा, क्यों, फैसिलिटेटर सिस्टम हो गया। फैसिलिटेटर सिस्टम मतलब कि अगर जैसे कंपनी से कोई चूक हो गई जीएसटी फाइल करने में, तो अब इंस्पेक्टर नहीं आएंगे इनको परेशान करने के लिए। अब कंपनी को कहा जाएगा कि ठीक है आपसे गलती हुई थी, तो आप ऐसा करिए कि आप जीएसटी को फाइल कर दीजिए कुछ फाइन के साथ में और बात खत्म हो जाएगी। वरना जीएसटी इंस्पेक्टर आएगा तो परेशान कर देगा इनको। बात समझ में आ गई। गवर्नमेंट बोल रही है कि ये एक अच्छे लॉ लेके आए हम हर जने के लिए। पहले क्या होता था, 29 लॉ थे लेबर लॉ, अब 4 कोड आ गए। 1200 से ज़्यादा सेक्शन थे, अब 400 से रह गए। पहले 1400 से ज़्यादा रूल थे, अब करीबन 350 रह गए। पहले 84 रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते थे कंपनियों को, बिल्कुल सही बात है। आप किसी कंपनी में जाएंगे ना, बड़ी कंपनी, उनके पास एक रजिस्टर होता है अटेंडेंस का, एक रजिस्टर होता है उनके पास इंश्योरेंस वाला, एक रजिस्टर होता है पीएफ वाला, एक पता नहीं कौन सा रजिस्टर, ऐसे कुल मिलाकर के 84 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे। ये हार्ड कॉपी वाले रजिस्टर होते थे, सच में वाले रजिस्टर होते थे ये। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 8 रजिस्टर ही इनको मेंटेन करने पड़ेंगे, जिसको भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और क्या हो जाएगा, पहले 31 रिटर्न्स अलग अलग फाइन करने पड़ते थे कि भाई कि ये वाली कॉपी इस रजिस्टर साइन करा के लाओ, ये वाली कॉपी इस वाले एसडीएम साहब से करा के लाओ। अब ऐसा नहीं होगा, एक रिटर्न कराया काम खत्म, एक लाइसेंस एक रिटर्न, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा कि जो छोटा बिजनेस है वो इजीली खुल सकेगा, वहाँ पे करप्शन वगैरह कम होगा और जॉब वगैरह फास्ट क्रिएट होगी। सही बात है, क्योंकि पेपर वर्क कम हो गया तो जल्दी कंपनी खुल जाएगी, तो जल्दी जॉब मिलेगी लोगों को, ठीक है। पहले शॉप ओपन करने में 20 रजिस्टर भरने पड़ते थे और 20 रजिस्टर मेंटेन भी करने पड़ते थे, अब सिर्फ एक करना पड़ेगा। और ये रजिस्टर वगैरह है ना, ये जो बता रहे हैं यहाँ पे 84 रजिस्टर्स, ये कहाँ रखने पड़ते थे। देखो आप किसी भी वेबसाइट को खोलोगे ना तो वहाँ पे उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, हमेशा हमेशा होता है हर एक कंपनी में। अगर आप अनअकैडमी की वेबसाइट भी खोलोगे ना तो वहाँ पे भी लिखा होगा कहीं ना कहीं कि रजिस्टर्ड ऑफिस। इस रजिस्टर्ड ऑफिस में ये 84 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। ट्रेड यूनियन इस लेबर कोड को पूरा का पूरा अपोज कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, यूनियन का क्या कंसर्न है वो देखते हैं। यूनियन कह रहा है कि ये पूरा जो लॉ आया है ना, फॉर लेबर कोड आया है ना, ये एम्प्लॉयर फ्रेंडली है, मतलब कि ये मालिक के हित में आए हैं सारे के सारे। क्यों, क्योंकि अब फायर और हायर करना बहुत ईजी हो जाएगा। सही बात है भाई, वो कॉन्ट्रैक्ट अब इजीली कर सकता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट करना मुश्किल था, अब कॉन्ट्रैक्ट करना इजीली। भाई एक 6 महीने के लिए किसी वर्कर को बुलाया और बाहर भेज दिया, फिर नए 6 महीने में नए वर्कर आ गए। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है ना, खास बात क्या होता है, इनको सोशल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब यहाँ पे ना पीएफ देना है ना इनको इंश्योरेंस देना है, तो ये पैसा बचता है नहीं बचता मालिक के, बिल्कुल बचेगा। तो अब क्या करेगा, वो हायर और फायर आसानी से कर सकता है। क्यों, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज़्यादा लोगों को हायर करेगा। जॉब सिक्योरिटी कम हो गई, सही बात है यहाँ पे। और कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स थे उनका प्रोटेक्शन तो बहुत कम हो गया, बिल्कुल सही है। और डिस्प्यूट अगर हो गया, हमने देखा था ना इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, रिलेशन किसके बीच में, मालिक और वर्कर में। अगर डिस्प्यूट होता है तो अब का पहले क्या जाते थे, ये हाई कोर्ट जाते थे, सुप्रीम कोर्ट जाते थे। डिस्प्यूट में, डिस्प्यूट अगर हो गया, स्ट्राइक कर दी तो सीधे हाई कोर्ट जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब ये ट्रिब्यूनल में सारा काम हो जाएगा। अच्छा सोच के बताओ कि ये ट्रिब्यूनल है, ये 2 मेंबर का ट्रिब्यूनल है, ठीक है। अच्छा इनको, आपको लग रहा है कि ये वर्कर की तरफ काम करेंगे, मुझे तो कम लगता है। क्या पता यहाँ पे रिश्वतखोरी हो जाए और ये मालिक वगैरह है वो इनकी तरफ डिसीजन दे दें। तो ट्रेड यूनियन तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें ये बिल्कुल चीज़ पसंद नहीं है, ट्रिब्यूनल बिल्कुल पसंद नहीं है। हाई कोर्ट वाला सिस्टम रखो, क्योंकि हाई कोर्ट को एक्सेस करने किसी भी बड़े से बड़े इंडस्ट्रियल के एक्सेस नहीं कर सकते हाई कोर्ट को, लेकिन ट्रिब्यूनल को एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रिब्यूनल है वो वर्कर के फेवर में हमेशा डिसीजन देगा। ये उनको भी चैलेंज लग रहा है ये, इसलिए ट्रेड यूनियन के लिए कि हमें ये वाला लेबर कोड हमने बनाया वो सही नहीं बनाया, ठीक है। यूनियन को क्या डर है कि आज तो काम अच्छा है लेकिन कल निकाल देंगे, तो कोई गारंटी नहीं रही। सही बात है, सबको कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे।
स्टेट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये, कि पहले क्या होता था, स्टेट्स अपने रूल बनाते थे, अपने अपने बना सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा कि अगेन स्टेट अपने रूल बना सकते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी कर देंगे कि हाँ आपको मिनिमम वेज इतनी रखनी पड़ेगी, उससे कम रखोगे तो वो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, पुअर स्टेट जैसे बिहार हो गया, एमपी उड़ीसा हो गया, वो अपने इंडस्ट्री को काफ़ी अट्रैक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेट बताया जा रहा है करीबन 5 करोड़ जॉब बन सकते हैं इससे, ठीक है। हम समरी देखते हैं यहाँ पे कि जो 4 लेबर कोड्स है वो करीबन 29 जो लेबर लॉ थे पुराने उनको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, अब ये सिर्फ 4 लेबर कोड ही बन जाते हैं, ये 29 वाले हट जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा कि अब वेजेस वगैरह, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को एक मॉडर्न सिस्टम में बदल दिया है। सही बात है, इनको पढ़ना थोड़ा सा ईजी हो गया है अब। गवर्नमेंट कहती है कि जॉब्स वगैरह बढ़ेंगे यहाँ पे, पर ट्रेड यूनियन कहती है कि एम्प्लॉयर फ्रेंडली है और हमें बाहर निकाला जाएगा। ये आर्टिकल था। थैंक यू।